Assalamu alaikum everyone. मैं फैसल. I am doing some videos regarding some inspirational people जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है. ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और प्योरली एजुकेशनल पर्पस है. इसमें किसी किस्म का कोई और एलिमेंट शामिल नहीं है. सीरीज़ ऑफ वीडियोस मैं करूँगा डिफरेंट लोगों के साथ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है. कोशिश करूँगा कि इनको किसी तरीके से अपने साथ बिठा लूँ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँ जिनको आपका पता नहीं है. और आज मैं जिनके साथ हूँ वो बेसिकली माशाल्लाह एक फ़ोटोग्राफ़र हैं. हम उनको फ़ोटोग्राफ़र जानते हैं, कुछ लोग उनको एज ए प्रोफेशनल उनका टोटल डिफरेंट है. और दुबई बेस्ड हैं. आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, कराची आए हुए हैं, तो इत्तेफाक हुआ इनसे मिलने का. हमारे साथ उनके लिए अभी काफ़ी डिफरेंट वर्कशॉप्स उन्होंने की हैं, पहले भी करते रहे हैं. टोटली सिंपल वे में कहा जाए एक नायकॉन किस्म का बंदा है, टेक्निकली डीप. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. मिस्टर बाबर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड. अच्छा, तो ज़रा अपने बारे में बताइए जिन लोगों को नहीं पता बाबर साहब क्या हैं. अपने बारे में बस ये है कि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा. ब्रीफ सिर्फ इतना बताऊंगा कि कराची में पैदा हुए, कराची में पढ़े बड़े, एजुकेशन हासिल की, नई जॉब स्टार्ट की. उसके बाद जॉब स्टार्ट करने के 4 साल बाद फिर मैं अपॉर्चुनिटी मिली दुबई जाने की. दुबई चले गए. वहाँ पे पिछले अब 10-11 साल से वहीं पे. कराची आना जाना रहता है और बस फैमिली वही है, बच्चे वही हैं, एजुकेशन वगैरह सब वही है उनकी, तो ऐसा ही है. बट अब जहाँ तक बात है मेरे फोटोग्राफर होने की, ये इट वाज टोटली एक्सीडेंटल ऐसे है कि मैंने तो कभी लाइफ में फोटोग्राफी का पी भी नहीं पढ़ा था. फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि फोटोग्राफी क्या होती है आज से 5 साल पहले. बट बस इट वाज वन ऑफ द, कहते हैं ना कि एक मेडिकल एक्सीडेंट हुआ था. वो एक्सीडेंट उसके बाद से आई जस्ट टर्न आउट टू बी अ फोटोग्राफर. मेडिकल एक्सीडेंट ये था कि मेरा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड डेवलप हो गया था. तो वो ग्लैंड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसने मेरी गले में चोकिंग स्टार्ट कर दी थी. तो वहाँ पे दुबई में डॉक्टर्स को दिखाया था एंड दे टोल्ड के, उन्होंने बोला कि यार भाई हमारे पास फैसिलिटीज़ है, हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है. तो एक्सपर्टीज़ आपके मुल्क पे पाकिस्तान में ज़्यादा है. ये बात बहुत हैरत की होगी कि एक दुबई के डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में एक्सपर्टीज़ है, आप वहीं से जाके सर्जरी कराएं. तो मैं आया यहाँ पे, रिपोर्ट्स लगे आँख में, बड़े वाले आँख में सर्जरी, बड़े उसमें मैंने सर्जरी करवाई और उन्होंने वो काट के तो निकाल दिया. लेकिन रिज़ल्ट उसका ये हुआ कि मेरी आवाज़ ऐसी हस्की हो गई. मैंने सर्जरी के फ़ौरन बाद पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसा क्यों है. उन्होंने कहा कि इट हैपन्स, आपकी आवाज़ 4 से 6 महीने में आ जाएगी. अच्छा, मेरे ख़ानदान में 2 केसेस ऐसे थे. तो मैंने कहा उनकी एग्जैक्टली ये सर्जरी हुई थी और उनकी आवाज़ 4 महीने में वापस आ गई थी. तो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मेरी भी आ जाएगी, लेकिन मेरी 6 महीने हो गए, मेरी आवाज़ नहीं आई. ये जून 2011 में सर्जरी हुई थी. दिसंबर 2011 में मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया. मैंने बोला भाई क्या किया आपने. तो उन्होंने एंड में देखा उस पर, फिर उन्होंने बोला कि सॉरी, वो आपकी एक नर्व होती है, लैरिंगेज नर्व, वो पैरालाइज हो गई, वो कट हो गई है, वो गलती से कट गई है. इसकी वजह से आपकी एक वोकल कॉर्ड है वो पैरालाइज हो गई. गलती से कटी, उनकी गलती से हुई थी या वैसे हुआ था? देखिए, जब एक जो बड़ा सर्जन होता है ना, इट्स जस्ट लाइक अ फोटोग्राफी. छोटा जाता है, सेटअप लगाता है, सॉफ्ट बॉक्सेस, लाइट बॉक्सेस में लगाता है. बड़ा फोटोग्राफर जाता है, छोटा उसको कैमरा देता है, सर मैंने लाइटें लगा दी हैं, ठीक है, आप जाए बस जाएँ और अपना जादू दिखाएं. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. कि मैं बाद में पता चली कि सर्जन साहब जो थे, मेन सर्जन थे, ही जस्ट वेंट देयर जस्ट टू कट आउट दिस. उन्होंने सिर्फ थायराइड निकालने के लिए किया था. लेकिन मेन जो
गला काटा था ना, जो छोटा डॉक्टर था, अब शायद गलती उसकी थी कि उसने हाथ पैर ज़्यादा चला दिए थे अपने, क्या हुआ था आई डोंट नो, बट ये मिलियन में एक आध केसेस कोई होता है जो आपको अफेक्ट कर जाता है। अब मेरे अपने ख़ानदान में 2 केसेस हुए, मेरी छोटी बहन का एग्जैक्टली यही हुआ है, लेकिन शी गॉट हर वॉइस बैक। मैं एक वाइट था 1 in a million, स्क्रूड अप हो गया। तो मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हुई थी, और वो फ्रस्ट्रेशन मुझे मेरा एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हो गए थे कि जो अभी तक है, और फेसबुक पे जो लोग हैं वो जानते हैं मैं गुस्से वाला कितना हूँ। अगर नाइकन वर्सेस कैनन की बात होती है, जस्ट वो अभी वैसे पूछूंगा मैं आगे वो बात आएगी। लेकिन वो क्योंकि होता ही है कि अब मैं बात करना चाहता हूँ तो मेरा गला साथ नहीं देता। इट्स जस्ट लाइक आप 2 टांगों पे चल रहे हैं, लेकिन आपकी एक टांग पैरालाइज हो गई, अब आप उसको घसीट रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। तो मैं ज़्यादा लंबा जुमला नहीं बोल पाता हूँ, मैं नॉर्मल इंसानों की तरह हंस नहीं पाता हूँ क्या कहा मार के, मैं पब्लिक में बाहर रोड पे मैं चीख नहीं सकता। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, फिर इत्तेफाक से उन्हीं दिनों एक कंपनी में एक इवेंट हुआ था, कंपनी गैदरिंग्स होती है ना आउटडोर, इस टाइप की कंपनी इवेंट हुई थी। मैं गया तो वहाँ पे एक बंदा, एक लोकल अरबी था, वो दिन में, क्योंकि आउटडोर इवेंट था, वो दिन में फ्लैश लगा के तस्वीरें खींच रहा था। मैंने कहा अजीब पागल आदमी, दिन में फ्लैश लगा रहा है। तो मुझे हंसी भी आई। खैर मैं गया, उसने तस्वीर वगैरह खींची, मैंने तस्वीर देखी, मुझे कहा वाह बड़ी अच्छी। मैं ने उसके बाद गया, मैंने कहा यार कुछ सिखा दो, DSLR तो मेरे पास भी पता नहीं कब का पड़ा होगा, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, D5000 नाइकन का। मैंने कहा पता नहीं, तो उसने स्टूडियो में मना कर दी, मैं नहीं सिखाऊँ, तुम खुद सीखोगे। उसने यूट्यूब का एक चैनल दिया, कहता ये चैनल है, जाओ खुद सीखो। मैंने भी इसी से सीखा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो मैंने उससे सीखना स्टार्ट कर दिया। मैंने वो यूट्यूब की वीडियोस देखता गया, और 2 महीने में मैं फुल टाइम ऑटो से मैनुअल एक्सपोजर पे आ गया। तो बस ये बस वो वहाँ पे फिर ये हुआ, वो इंटरेस्ट डेवलप होता गया ना। तो मेरा जो फोकस था वो उस फ्रस्ट्रेशन से कि मैं अपने आवाज़ के खोने पे रहूँ, वो फोकस मैंने रोने के बजाय फोटोग्राफी सीखने पे लगा दी। और वो इतना मैं डीप जाता गया, घुस गया मैं पूरा, कि मुझे 1 साल में मैं आई वॉज कम्प्लीटली कमांडिंग द फ्लैश फोटोग्राफी। वैसे यूजुअली इस तरह से होता है कि जब आप डीप डिप्रेशन में हो, ठीक है, ये मैंने अपने खुद पे भी काफ़ी दफ़ा देखा है। ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेस बंदा हूँ, बट ये कि कभी आपको ऊपर ऐसा फेस आता है जब आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो, या किसी चीज़ की वजह से, हालात की वजह से, काम की वजह से, तो उसमें यूजुअली इस तरह से कोई चीज़ करनी चाहिए जो कि आपने कभी करी नहीं, उसमें लर्निंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर सीधा आपका दिमाग काफ़ी नई डायरेक्शन में जाता है। एग्जैक्टली। तो उन्हीं दिनों जब मैं वीडियोस पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो जो मैकनैली, नाइकन का बहुत बड़ा नाम है, उसकी मैंने कुछ वीडियोस देखी। अब वो वीडियोस मुझे इतनी इंस्पायर करी कि फिर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लैश फोटोग्राफी में घुस गया। और वो ऐसा घुसा कि 1 साल, उससे भी कम। आपका जो ट्रांजिशन है बीइंग अ टेलीकॉम पर्सन, एक कॉर्पोरेट लेवल से लेकर के एक क्रिएटिव फील्ड में आना, कितना अपने आप को चेंज करना कितना मुश्किल है? चेंज करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। देखिए मैंने जब फोटोग्राफी स्टार्ट की ना, तो मुझे लगा मैंने टेलीकॉम में 10-12 सालों से 10-12 साल हुए थे, वो मैंने ज़ाया किया। ये फील हुआ कि अगर मैं पहले दिन से फोटोग्राफी में होता तो शायद मैं ज़्यादा एक बड़ा आर्टिस्ट, एक फोटोग्राफर होता, अगर मैं पहले दिन से फोटोग्राफी कर रहा था। लेकिन ये भी एक इल्यूजन था, इल्यूजन ही बोलूँगा, क्योंकि ये हम सोचते हैं। लेकिन अगर मैंने बाद में, आज 14 साल हो गए मुझे टेलीकॉम, 14 साल से ज़्यादा हो गए टेलीकॉम में, मैं इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर वो मेडिकल एक्सीडेंट ना होता तो मैं फोटोग्राफर ना होता, अगर मेरी एक अच्छी जॉब नहीं होती टेलीकॉम की तो मैं गियर्स भी नहीं ख़रीद पाता, अगर मैं शुरू में ही फोटोग्राफी में चला जाता तो शायद मैं आज इतनी बड़ी लर्निंग में नहीं होती जितनी है। क्योंकि ये अब आके इस ट्रिप पे आके मैंने जो फोटोग्राफर्स का हाल देखा है ना पाकिस्तान में, उसके बाद तो मैं यही बात बोलूँगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि जब हमारे पास फोटोग्राफी की हम टोटली जब हम बात करते हैं,
लोग बहुत ज़्यादा परेशान इस बात पे आते हैं कि जी वो फ्लैश है आपके पास, या फिर आप स्ट्रोब सीख रहे हो, या आप जो है वो इन्वेस्टमेंट लोग पहले सब शुरू में कर लेते हैं। तो वहाँ पे जाके लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो न्यू लर्नर हैं अभी के डिपार्टमेंट, जो न्यू लर्नर हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं अब हम लोग करें तो क्या करें, लें तो क्या लें। देखिए, फ्लैश फोटोग्राफी की बात करते हैं अगर हम स्पेसिफिकली, फ्लैश फोटोग्राफी एक बेलगाम घोड़ा है, ठीक है। उसको काबू करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि उसको काबू कैसे करना है। आपने एक्सपोजर फ्लैश का मैनुअल फ्लैश चलानी है, टीटीएल चलानी है। मैनुअल फ्लैश इट्स इजी, ठीक है, लेकिन जो टीटीएल होता है वो मेरी नज़र में इट्स मोर इजी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैनुअल फ्लैश में आपको एटलीस्ट 1 से 2 साल, 1 साल आपको लगा होना चाहिए। प्रैक्टिस कर करके आपको आइडिया हो जाता है कि यार इस वक्त ये एनवायरनमेंट है, ये बैकग्राउंड है, तो मैनुअल फ्लैश में मैं 1/8 पावर रखूँगा, तब जाके मेरा प्रॉपर एक्सपोजर आएगा। उसके लिए एटलीस्ट 1 से 2 साल आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो 1 से 2 साल वो भी होंगे जब आप वाकई में काम करोगे। अच्छा, फ्लैश फोटोग्राफी जो टीटीएल आप बता रहे थे, वो टीटीएल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि लोगों को आसानी हो जाए। देखिए, मैं टीटीएल फ्लैश फोटोग्राफी में मैंने जैसे बता रहा था कि टीटीएल फ्लैश फोटोग्राफी इटसेल्फ एक बेलगाम घोड़ा है। जब तक आपको उसके पता नहीं है कि वो फ्लैश ने काम कैसे करना है, कि उस वक्त तक आपकी वो काबू में नहीं है। स्पेशली टीटीएल की बात करते हैं अगर, क्योंकि जब नॉर्मली यहाँ पे क्या है, नॉर्मली यहाँ पे लोग मैनुअल में कहते हैं कि यार मैनुअल फ्लैश फोटोग्राफी है, आप इतनी पावर रखें, दैट्स इट, ये अम्ब्रेला लगा है, ये सॉफ्ट बॉक्स लगा है, इसी हो जाएगा। मैंने फॉर्चुनेटली जिन लोगों से सीखा था वो सारे गोरे हैं, तो उन्होंने मैनुअल कोर्स से ज़्यादा टीटीएल पे वो लोग काम करते हैं। टीटीएल किसी को पता ही नहीं है। टीटीएल स्टैंड्स फॉर थ्रू द लेंस, जो कि कैमरे का एट्रीब्यूट है, लेंस मतलब फ्लैश का नहीं है। लेकिन क्योंकि फ्लैश कैमरे के साथ मिलके काम कर रही होती है, तो उसको कैमरे जो टीटीएल बिहेवियर है उसके थ्रू फिर फ्लैश आउटपुट होती है। अब किसी ने अगर टीटीएल कैमरे का पढ़ा होगा या उसको समझ में आता होगा, तो वो उसको फिर टीटीएल फ्लैश फोटोग्राफी आराम से समझ में आएगी। अच्छा, मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी, फिर मैंने प्रैक्टिस करी, तो विदिन वो दिन आज के दिन में मैं सिर्फ करता ही टीटीएल हूँ। मैं मैनुअल फ्लैश हार्डली 7, 8, 9 दफ़ा यूज़ की होगी 4 सालों में, दैट्स इट। मैं टीटीएल करता हूँ, इट्स इजी। मज़े की बात ये कि मेजॉरिटी यहाँ पे जितने लोग फ्लैश यूज़ करते हैं ना वो टीटीएल यूज़ करते ही होंगे। उनको पता नहीं है टीटीएल, उनको पता ही नहीं है कि टीटीएल काम कैसे करता है। अगर उनको पता भी हो तो वो बात होगी कि वो या तो वो रिजल्ट से इतना सुकून उनको वो मज़ा नहीं आता होगा, या फिर जो मैनुअली जिनको शौक है करने का वो मैनुअली करेंगे। सिंपल इज़ दैट। सही। अच्छा, अब मुझे ये चीज़, एक और चीज़ बताएं कि हमारे पास जो विजुलाइज आप किसी शॉट को किस तरह करते हैं? बहुत अच्छे से आई रियली लाइक। देखिए, पहले तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, रैंडम कुछ भी अच्छा लगता था, गाड़ी रोकी कैप्चर कर लिया, मॉल में गया कुछ कैप्चर कर लिया, कहीं पे भी गया जो दिखा कैप्चर कर लिया, जो दिखा, और एक नहीं कई शॉट लिए। फिर अच्छा, उसके बाद फिर क्या करता था, मैंने 15 शॉट लिए, 15 के 15 शॉट सोशल मीडिया पे अपलोड। तो एक इत्तेफाक से, अब इसको किस्मत बोलते हैं कि आपके जब अगर आपकी अप्रोच अच्छी हो तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं। तो एक इटालियन फोटोग्राफर है, वो अभी तक मेरे पास फेसबुक पे ऐड है। वो खुद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, लेकिन इज़ अ वेरी क्लासिक फोटोग्राफर। उसने मुझे एक बात बोली, कहने लगा यार बाबा, तुम्हारा काम अच्छा होता जा रहा है, कोशिश करो कि एक पिक्चर अपलोड करो जो कि बेस्ट हो, एक करो। और दूसरी बात है कि मैं अपनी आंखों को ट्रेन करो। मैंने कहा क्या मतलब ट्रेन करो? उसने बोला जाओ फ्लिकर पे, flickr.com, 500px.com, इस पर जाके सिर्फ तस्वीरें देखो। जितना देखोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी आई ट्रेन होगी। हमारी ये क्या है, हमारी ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी ग्रुप्स बने हुए फोटोग्राफी के,
अब मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है मैं किन ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो जो ग्रुप्स हैं फेमस, वहाँ पे सारे पाकिस्तानी ही लोग अपना काम दिखा रहे होते हैं, तो जितने बच्चे जो नया टैलेंट है वो उन्हीं को देख के सीख रहे होते हैं। तो अगर आपका स्कूल ऑफ थॉट, आपका जो विजन जो है वो लिमिटेड ही पाकिस्तान की फोटोग्राफी पे, देखिए मेरा मकसद पाकिस्तानी फोटोग्राफी को बुरा भला कहना नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोग कोई नई चीज़ सीख ही नहीं सकते, ना सीखते ना सिखाते। जब आप सीख नहीं सकते तो क्या खाक सिखाएंगे? ये ऐसे यही चीज़ ना, जब आप इंटरनेशनली फोटोग्राफर्स का काम देखते हैं ना, फिर आपका जहन खुलता है। मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही किया है, मैंने इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स को फॉलो किया और उन्होंने मुझे सिखाया कि आप ब्लैक एंड वाइट कैसे करनी है। अब मैं आपने सवाल था ना कि विजुअलाइज कैसे करते हैं, मैंने अपनी आँख को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इतना ट्रेन कर लिया है कि मैं शॉट देखने से पहले मैं बता सकता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। मैं विजुअलाइज करता हूँ, उसके बाद शॉट लेता हूँ। विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक बीइंग अ फोटोग्राफर बेइंतहा ज़रूरी है कि आप विजुलाइज कितना कर रहे हैं। सीरियसली, अगर आप अपनी आँख को इसी तरह ट्रेन कर लें तो क्या ही बात है। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आता है जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपने तो सीख लिया अंग्रेज़ों से, जितने बड़े फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मसला सारा है उनका एक्सेस यहाँ पे नहीं है, या तो वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, या जो लोग जिनके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो सीखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, या उस चीज़ को बताने को जो है ना वो जाते ही नहीं है कि जी मैं करूँ। वो बात होगी कि जी अगर मैंने ज़्यादा बता दिया तो मैं कम हो जाऊँगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ये जो थिंकिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जो हमारे इंडस्ट्री को ख़राब करेगी। ठीक है, लोगों का ये सब ईमान पे बात आती है कि अगर आपको पता है कि अल्लाह तो ईमान आप पे आपका मजबूत है इतना कि अल्लाह ने पैदा भी किया है, तो रिस्क भी वही देगा। तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि अगर मैं अपनी टेक्निक 10 बंदों को बता दूंगा तो उससे मैं मर जाऊंगा भूखा। बात तो सिंपल ही है, बात ईमान की। अगर सही बात है। जो लोग ये सोच के इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, फ्रेंकली स्पीकिंग उनका ईमान कमज़ोर है। हाँ, आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको सर्वाइवल करना है अपना, उसके लिए तो आप अब तो सामने वाले बंदे को गोली मार देते, जो कि हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। खैर, जहाँ तक बात आती है सीखने के प्लेटफॉर्म की, यार मैंने यूट्यूब देख देख के, गूगल कर करके सीखा है, ठीक है। आपके पास इतनी सारी पेड वीडियोस हैं, आप पे करें, आप सीखें यार। किसने मना किया है? फ्री में सीखें। आपको पता होना चाहिए कि गूगल कैसे काम करता है। आपको इंटरनेट पे फ्री स्लाइड्स पड़ी हुई है, फ्री पीडीएफ्स पड़ी हुई है, आप सीखें। आपको पता है कैसे सर्च करते हैं? मैं आपको बताता हूँ कैसे सर्च करते हैं। गूगल में सिर्फ लिखें फाइल टाइप, FILETYPE कॉलर, ये मिला के लिखें, और कॉलर के बाद आप PPT लिख दें, पावर पॉइंट की स्ट्रक्चर है, या PDF लिख दें और स्पेस लिखें, मतलब आपने FILTYPE कॉलर PDF, ये मिला के लिखना है, स्पेस दें और आप लिख दें कॉलम्स के अंदर फ्लैश फोटोग्राफी, वो सारी PDF निकाल के दे देगा। किसी को पता ही नहीं है। आप PDF PPT लिख दें, वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स उठा देगा। फ्री है, आप चाहें ढूंढें, पढ़ें। मैंने तो शुरू में से सीखा। यहाँ पे वही बात होगी ना, पढ़ें। यहाँ पर पढ़ने का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यार। रीडिंग पावर इट्स कम्प्लीटली लॉस्ट। मतलब इफ़ यू आस्क समवन यार ये क्या आपने पढ़ा है, तो या तो वो शक्ल देखेगा या फिर बोलेगा सर मैंने तो नहीं किया या मैंने पढ़ा नहीं, आप बता दें। ठीक है, मैं इतनी जो सोशल मीडिया पे आके बहस करता हूँ ना, मैं इतने फोर्सफुली मैं ये बताता हूँ या मैं बहस कर रहा होता हूँ, उसके पीछे मेरी नॉलेज होती है जो मैंने पढ़ के की है। मैंने किसी के बताने पे नहीं की, मैं पढ़ता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसको चेक करता हूँ। कल की बात है, एक बार लड़के ने, एक बहुत पाकिस्तान का फेमस ग्रुप है, नाम नहीं लूँगा, उसने उस पर एक शॉट किया और उस पर बात हो रही थी लेंस की। उसका लेंस था 85mm 1.4G नाइकन का, ठीक है। तो उस पर मैंने लिखा कि यार नाइकन 85 1.4 इतना शार्प नहीं है जितना 1.8G शार्प है। उसका रिप्लाई आया, सर आप सीनियर हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आज से कोई 3 या 4 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने 3 लेंस
लिए थे 85 mm, नाइकन का 1.4G, नाइकन का 1.8G और सैमयंग का 1.4। ये 3 लेंस लिए थे और इन तीनों का आपस में कंपैरिजन किया था। तो जो नाइकन का 1.4 वर्सेस 1.8G, सेम शॉट, अपर्चर प्रायोरिटी 4000 ISO, कैमरा ट्राइपॉड पे एक मंकी चेयर पे रख के मैंने शॉट लिया था डिफरेंट अपर्चर्स के ऊपर, और मैंने वो अपर्चर मेरे फ्लिकर के प्रोफाइल में एल्बम की फॉर्म में मौजूद है, जाके देख लें आप। मैंने वो एल्बम उठाया और वो रिप्लाई में पेस्ट कर दिया। मैंने कहा भाई तुम खुद देख, रिजल्ट सामने, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सिंपल। मतलब मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो यार उसके पीछे कोई एक्सपीरियंस है ना। मैंने हाथ से काम, याद रखे जिसने हाथ से काम किया हुआ होगा ना वो आपकी पैंट भी उतार देगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, लेकिन जो एक बात करने वाले में और एक हाथ से काम करने वाले में बहुत फ़र्क है। अगर कोई बंदा बहुत एग्रेसिवली किसी चीज़ को इंडोर्स कर रहा है ना, इट मीन्स कि उसने काम किया हुआ है। अगर आपको शक होता है कि ये सिर्फ बकवास कर रहा है, आप चाहें उससे रिक्वेस्ट करें हम्बली कि यार आप ये जो बात जो कह रहे हो प्लीज़ आप अपना काम शेयर करके बता दो, या आप वो लिंक शेयर कर दो जहाँ से पे ये बात एक्सप्लेन हुई है, ताकि हम भी सीख लें। बस सिंपल है। जब तक आप बंदा खुद से नहीं करेगा या एक्सप्लोर नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक, जैसा आपका अपना फियर है, कोई भी फियर हो सकता है, उसको आप ओवरकम कैसे करते हो बीइंग एज एन फोटोग्राफी या एज एन प्रोफेशनल लाइफ? ये तो डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है। अच्छा, नहीं फोटोग्राफी ले लें। ठीक है, जब से आवाज़ का हुआ था तो मैं बहुत एग्रेसिव हो गया, तो उसमें मैं काफ़ी मुझे बुराई भी मिली, फैमिली में भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, स्पेशली फोटोग्राफी में तो बहुत ही हुई, बहुत बुराई मिली मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं फोटोग्राफी अपने शौक के लिए करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों को सिखा दूँ। सीख जाएंगे, दुआ देंगे, नहीं देंगे उनकी अपनी मर्जी, ठीक है। ओवरकम जहाँ तक बात होती है तो आपको वही अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि आपने अगर चीज़ हाथ से की हुई होगी तो ही आप उस चीज़ को आप डिफेंड कर सकते हो ना, वरना बात तो सभी करते हैं। आप बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जो आपने अपनी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को देखा होगा बात करते हुए भी, बीइंग एन आइकॉन गाय, ठीक है। लोग जो सबसे पहले गेयर लेते हैं, मुझसे भी बहुत दफ़ा लोगों ने सवाल किया, आपसे भी बहुत दफ़ा लोगों ने सवाल किया, सब मैं जो हूँ वो कैमरा कौन सा लूँ, नाइकॉन का लूँ या कैनन का लूँ, कौन सा अच्छा है? और वो जो एक मिथ है ना मेगापिक्सल की, सब मेगापिक्सल कितना होता है, मेगापिक्सल की जो है ना स्टोरी क्या होती है, तो वो एक जो एक मिथ है वो उसको किस तरह ब्रेकअप किया जाए? यार देखिए, ये मिथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एप्पल वर्सेस सैमसंग, पेप्सी वर्सेस कोला, ठीक है। ये मिथ है और रहेगा, फ्रैंकली मैं ओपनली बता रहा हूँ, ये है और रहेगा। इट्स अप टू यू गाइस कि आपने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। इसको अगर आप नाइकन के बंदे तो आपने कैनन को कैसे हजम करना है, अगर आप कैनन के बंदे तो आपने नाइकन को कैसे हजम करना है। अगर आप कह रहे कैनन वर्सेस नाइकन की बात करते हैं और शुरू क्या देखिए, मैं दुकान पे पहली बार DSLR लेने गया, उसने मुझे नाइकन दे दिया, मैंने लेंसेज ले लिए, तब से मैं नाइकन पे ही हूँ। मैंने अपनी एग्जिस्टेंस, मुझे तो ये भी नहीं पता था फुल फ्रेम क्रॉप बॉडी क्या होती है, मैंने D7000 ले लिया, मुझे नहीं पता था, 2 महीने बाद पता चला कैनन 5D Mark II इज़ अ फुल फ्रेम। फिर मैंने गूगल किया फुल फ्रेम, पता चला भाई 5D Mark II तो लेजेंडरी कैमरा है, वो इतना बड़ा कैमरा है कि उसको तो सब लोग गुण गा रहे हैं। अब मैं सर पीटने लगा, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, ये तो 5D तो तोप है, मैं भी इम्प्रेस 5D जैसे लोग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर मैंने अपनी मेरा जो नाइकन पे स्टे है वो उसको फिर मैंने जस्टिफाई कैसे किया। मैंने नाइकन के बारे में पढ़ा, इतना पढ़ा कि मैंने ये बात एक्सप्लोर करी कि नाइकन का फ्लैश सिस्टम इज़ द बेस्ट, कैनन का भी नहीं है। नाइकन के पुराने जो लेंसेज है 20-25 साल पुराने, वो इतने बेस्ट है कि जो आज के नए लेंस भी नहीं है। नए लेंस है, हर लेंस नहीं, कुछ लेंस है नए जो हैं जो बहुत अच्छे, लेकिन अब ज़्यादातर प्लास्टिक बॉडी और पुराने जितने लेंसेज हैं वो सारे मेटल बॉडी है, उतना खतरनाक। मैंने कल रात को शॉट लिया था
वो यहाँ घर के बाहर रोड पे बैठ के, वो कोई 20-22 साल पुराना लेंस है, 25 साल पुराना लेंस है, मैनुअल फोकस है, उसकी शार्पनेस नए वालों से ज़्यादा है। खैर ये तो एक अलग बात है। उसके बाद फिर मैंने नायकन का फ्लैश सिस्टम, नायकन के लेंसेज और नायकन की सेंसर आउटपुट, ये 3 चीज़ें। नायकन की सेंसर आउटपुट मैंने इस बात को खुद ये एक्सप्लोर किया कि यार कैनन और नायकन दोनों बेस्ट, दे आर बेस्ट, ठीक है। लेकिन नायकन की सेंसर की आउटपुट इज़ बेटर दैन कैनन, लेकिन एट द सेम टाइम कैनन का जो ऑटो फोकस सिस्टम है इज़ अनपैरेलल। उस जैसा ऑटो फोकस कैनन का जब तक ये D5 और D500 लॉन्च नहीं हुआ था, उस वक्त तक कैनन का ऑटो फोकस वॉज द बेस्ट। तभी आपको ओलंपिक्स और जितने स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं वहाँ आपको कैनन दिखते हैं सारे वाइड लेंस, क्योंकि उसका ऑटो फोकस अच्छा है। लेकिन जब से ये D5 और D500 आया है नायकन का, उसके बाद से अब कैनन को टफ टाइम मिल रहा है, अब टफ टाइम मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें कैनन की अच्छी, कुछ चीज़ें नायकन की अच्छी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने बड़े बैठे हैं यहाँ पे फोटोग्राफर्स, वो बताते नहीं हैं कि यार कैनन की कौन सी चीज़ अच्छी है। वो ये बता देंगे यार लैंडस्केप करना है तो आप नायकन पे चले आओ, अगर आप एक्शन करना है तो आप कैनन पे चले आओ, लेकिन उसके पीछे टेक्निकली क्या डिटेल है ये नहीं बताता कोई। अब आपने एक बच्चे को बता दिया, बच्चे को पता ही नहीं है कि उसको कैनन करना है, नायकन क्या करें। ठीक है, मैं कोई नया बंदा होता है मैं कहता हूँ यार जो कर, कोई भी कैमरा मिल जाए दोनों बराबर है। मैंने क्रॉप बॉडी से भी लिए हुए, मैंने फुल फ्रेम से भी लिए हुए, मेरे शॉट्स नायकन का D3200 क्योंकि एंट्री लेवल बॉडी है, उससे मैंने शॉट लिए हुए, कोई यकीन ही नहीं करता। नहीं क्योंकि उसमें लाइट मैंने अच्छी यूज़ कर ली, लेंस अच्छा यूज़ कर लिया, बॉडी क्रॉप है, नो बॉडी केयर्स। इसको अगर मैं ना बताऊँ किसी को यकीन नहीं है। सिंपल वर्ड, बॉडी कोई भी हो, कोई भी किस्म के कोई भी चीज़ हो, आपको की साइंस पता होनी ज़रूरी है। अगर आपको टेक्निकल चीज़ें पता है कि लाइट कैसे मैनिपुलेट करनी है, आपको ये पता है कि शटर और ISO और अपर्चर के साथ कैसे खेलना है, तो आपके हाथ में कैनन हो या आपके हाथ में नायकन हो, आप काम कर लोगे। काम मैं फ्लैश फोटोग्राफी कैनन के साथ भी कर लूँगा, और की है मैंने। लेकिन मेरा एक मैं कंफर्टेबल जोन में हूँ नायकन के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रैंकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। आप कैनन से करो नायकन से करो। मैंने फ्लैश फोटोग्राफी मोबाइल से की है, मेरे पास शॉट्स है। आपको पूछेगा मोबाइल से कैसे किए? मेरे पास नोकिया 1020, मैंने उससे शॉट्स लिए, फ्लैश यूज़ किए मैंने, लेकिन लोगों को नहीं पता कैसे यूज़ करते। मैंने मोबाइल से फ्लैश फायर किए, मेरे वर्कशॉप में ये काम करके दिखाया। लेकिन वही वाली बात है ना कि आपको पता हो, टेक्निकल चीज़ें पता हो, टेक्निकल चीज़ों का पता हो तो फिर आप कहीं जाके बात बना सकते हो, वरना नहीं कर सकते। इट डजंट मैटर, कोई भी ब्रांड यूज़ करो। बिल्कुल, कोई भी हो, किसी किस्म का कोई भी चीज़ हो, कोई भी बैड हो, अपनी बॉडी हो, काम आना चाहिए। काम आना चाहिए, बस वही वाली बात है। आप ड्राइवर हैं, अगर आपको पता है आपकी अच्छी ड्राइविंग है तो आप फरारी चला लो, लैम्बोर्गिनी चला लो, लेक्सस चला लो, सुजुकी FX चला लो, अभी चलेगी। अच्छा, यूजुअली जो हमारे यहाँ फोटोग्राफी के डिफरेंट स्टाइल हैं, डिफरेंट जॉनर हैं, आपने ये कब रियलाइज़ किया कि मेरे लिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इज़ अ बेस्ट? ये आज से 2 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता था। मुझे एक पाकिस्तान के बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं यासिर निसार भाई, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़ अमेजिंग, उनका काम मुंह से बोलता है। वो दुबई आए थे। अच्छा, उनके आने से पहले मेरी कोशिश होती थी मैं हर काम करूँ, हर टाइप की फोटोग्राफी करूँ, लैंडस्केप, मिल्की वे, पोर्ट्रेट्स, स्पोर्ट्स, लॉन्ग एक्सपोजर्स, वेडिंग्स, स्पोर्ट्स, मतलब हर टाइप का। लेकिन जब वो आए दुबई और उन्होंने उनके साथ बैठक हुई तो हम ऐसे शूट आउट पे निकले, ठीक है। उसमें फिर उन्होंने मुझे बोला कि बात होती रही उनसे, तो उसके दरमियान उन्होंने मुझे बोला कि यही बात डिस्कस हुई कि भाई कौन सी चीज़ किसकी क्या एक्सपर्टीज़ है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि यार आपका जो काम है ब्लैक एंड वाइट का और पोर्ट्रेट्स का, इट्स मोर इफेक्टिव दैन योर लैंडस्केप। अब जब मैंने उनसे एक्सप्लेनेशन उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। फिर मैंने घर आके अपने काम को देखा, और जब मैंने काम को देखा तो मुझे पता चला हाँ यार मेरे शायद ब्लैक एंड वाइट में
ज़्यादा अच्छा दिमाग चलता है. इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम हियर. बस बात खत्म. कि मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली, मैं किसी बंदे को देखता हूँ ना, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली बैक एंड पे उस बंदे के चेहरे से रिलेटेड बैकग्राउंड, लाइट, कंपोजिशन वो ऑटोमेटिकली चलाने लगता है. ये मेरे बैक एंड पे खुद बहुत चलता है. और जब मेरे जहन में एक फ्रेम बन जाता है ना, फिर मैं उस बंदे को अप्रोच करता हूँ, तो यार मुझे आपकी तस्वीर लेनी है. ये मेरी एक हैबिट है. ये नहीं, ये हैबिट सीरियसली अगर जितने नए लोग सीख लें या नए बच्चे सीख लें ना, उनके लिए ज़िंदगी लिटरली इतनी आसान हो जाएगी. लेकिन ये टोटली आप काम करने से आएगा. ये बैठे बैठे कैमरे को किसी तरह से आप बैग में रख लो, शोकेस में रख लो, कभी भी नहीं आएगा जब तक आप उसको यूज़ ना करो. सीरियसली जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक नहीं आने वाला. अच्छा, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एक आजकल के वक्त में जो फेयर है, वो ये फेयर आता है आपके पास कि हमारे पास जो किस टाइप की फ़ोटोग्राफी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होगी. मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे और मेरे पास फेसबुक पे ऐड है, वो मैक्रो करते हैं, सिर्फ मैक्रो. और वो लड़कों का काम नेशनल ज्योग्राफी में पब्लिश हुआ है. मैक्रो के अलावा वो लड़के कुछ नहीं करता. मैंने कुछ ऐसे लड़के देखे कि जिनके पास DSLR नहीं है, पॉइंट एंड शूट कैमरा है, और वो स्ट्रीट फोटोग्राफी कोई इतनी ख़तरनाक किस्म की करते हैं कि अगर आप उनका काम देखेंगे, तो मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है, तो उनका काम इतना ख़तरनाक है कि आपके पहलों तरह ज़मीन निकल जाए. जनरल कौन सा आपको अच्छा लगता है? इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम हियर. याद रखिए, सबसे बेसिक चीज़, आपकी फोटोग्राफी आपका माइंडसेट बताती है. ठीक है, आप वही कैप्चर करते हो जो आपको अच्छा लगता है. बस सिंपल. अगर आपको अच्छा लगता है कि लोगों की तस्वीर खींचना, आपका काम ऑटोमेटिकली उसी तरफ अच्छा होगा. अगर आपको लैंडस्केप अच्छे लगते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी तरफ जाएगा. मैंने बताया ना, जैसे एक मैक्रो वाला लड़का है, वो सिर्फ मैक्रो करता है और इतना कोई प्यारा वो मैक्रो करता है जिसकी बात है. तो लड़के काम करते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि उनको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं, उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है. अच्छा, हमारे यहाँ आप सब, अगर आपकी स्पेसिफिकली बात की जाए तो फोटोग्राफी में जो आपकी मेन कोर इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आती है? आपको किस तरह लगता है कि नहीं यार ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, उसको कैप्चर करना चाहिए, या मेरे माइंड में एक शॉट है कि आप उसको उसी तरह करेंगे तो मज़ा आएगा काम करने में? इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? आप दूसरों के काम पर तनकीद के हवाले से बात कर रहे हैं या एक नए काम को क्रिएट करने? आपको नए काम, क्रिएटिव काम के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? मैं 500px.com, flickr.com और upic.com, upic YOUPIC pic, upic. मैं इस पर देखता रहता हूँ. जब देखता रहता हूँ, उसके बाद जो बड़े टॉप के फोटोग्राफर्स हैं उनके काम को फॉलो करता हूँ. लेकिन मैं कभी कोशिश नहीं करता कि मैं इनके काम को रेप्लिकेट करूँ. नो वे. देखिए, अगर आप किसी फेमस फोटोग्राफर को रेप्लिकेट करोगे ना, आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे. सिंपल. अगर आप किसी से इंस्पायर होते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आप मुझसे इंस्पायर हो ना, ठीक है, आप पोर्ट्रेट में जो करते हो उससे इंस्पायर हो ना, फाइन. आप मेरे काम को रेप्लिकेट करोगे ना, आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे. लेकिन आप मेरे काम से इंस्पायर होके आप अपना कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराते हो, ठीक है, और उसको मज़ीद एनहांस करते हो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके, तो आप अपनी एक नई शनाख्त बनाते हो. एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई डिड. मैंने एग्जैक्टली यही किया. मैं किसको फॉलो करता हूँ? मैं जो मैगनाली को फॉलो करता हूँ. नाइकन एम्बेसडर है. आज से 4-5 साल पहले जब मैं फ्लैश फोटोग्राफी पढ़ रहा था, मैंने उसको काम को देखा, मैं पागल हो गया उसके काम को. मैंने कहा यार क्या बंदा है, 10-15 फ्लैश तो यूँ चलाता है, वो यूँ कोई बात ही नहीं है. एक फ्लैश से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास 6 फ्लैश है. मेरे पास 5 फ्लैश वाले भी शॉट्स हैं, मेरे पास 3 फ्लैश वाले भी शॉट्स हैं, मेरे पास 1 फ्लैश वाला भी शॉट है, और मेरे पास एम्बिएंट लाइट वाला भी शॉट है. मैंने हर काम किया. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपकी अपनी क्रिएटिविटी टोटली आप पे डिपेंड करती है कि जितनी आपकी सोच होगी उतनी आपकी क्रिएटिविटी होगी. अपने सोच को बड़ा करोगे, आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली आगे आएगी. सिंपल. आप दूसरे के कामों को फॉलो करो, लेकिन फॉलो करो, कॉपी नहीं करो. कॉपी करोगे आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे. क्योंकि होगा क्या उसमें, पता है क्या होता है? जब आप दूसरे के काम को फॉलो कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे दूसरे का काम खत्म होता है, आप ऑटोमेटिकली
स्टॉप हो जाते हैं, आपको फुल स्टॉप लग जाता है। अब आप परेशान, अब मैं अगला शॉट कैसे लूँ? फिर आप अगर आप अपने खुद क्रिएटिव होगे ना, आप खुद ब खुद इधर उधर हाथ पैर मार के कोई नई चीज़ निकाल लोगे। अच्छा, मज़े की बात ये मेजॉरिटी मैंने जो बाहर के जो फोटोग्राफर्स हैं उनको मैंने सुना था, ज़ैक एरियस है, उसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो कहता है कि मैंने जितनी भी फ़ोटोग्राफी सीखी है वो रेप्लिकेट करके सीखी है, जस्ट टू सीखने के लिए। जो बात आपने कहा कि अपनी आइडेंटिटी खोल देगी, लेकिन वो बात वहीं आ गई कि उसने सीखने के लिए रेप्लिकेट किया, लेकिन जब वो अपने एक्सटेंट पे एक टाइम पे पहुंचा तो उसने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई। वो जो उसने जितना कुछ सीखा था सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए, उसने आपको कन्वर्ट किया और उसने अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाई, एक नए तरीके से तस्वीर खींची। वो भी फ्लैश फोटोग्राफी करता है, ठीक है। बात वही होगी कि हर बंदा की अप्रोच कैसी है। बहुत सारे लोग देख के सीख लेते हैं और बहुत सारे लोग देखने के बाद भी नहीं सीख पाते। आपको फनी इंसिडेंट बताता हूँ, ज़ैक एरियस का, जो मैकनेली का। 2014 में जीपीपी हुई थी मार्च में दुबई में, उसमें जो मैकनेली भी इन्वाइटेड था और उसमें ज़ैक एरियस भी इन्वाइटेड था। ज़ैक एरियस को सब जानते हैं कि ही इज़ वन लाइट गाय, वन फ्लैश गाय, वन लाइट। वो वन लाइट, एक लाइट यूज़ करता है, वो उससे काम करता है। उसके अलावा जो मैकनेली, वो 3 फ्लैश से कम बात ही नहीं करता। 3 फ्लैश है उससे ज़्यादा, स्टार्ट है स्टार्ट। तो जीपीपी हो रही थी, उसमें मैं जो मैकनेली के ग्रुप में था, ज़ैक एरियस। तो जो मैकनेली बाहर कैंपस पे जहाँ पे ये हो रहा था, उस कैंपस पे 3 फ्लैश के साथ लेके वो प्रैक्टिस करवा रहा था। तो ज़ैक एरियस वहाँ बराबर से गुजरा अपने ग्रुप के साथ, वो गुजरा, उसने जो मैकनेली को छेड़ा, 1 फ्लैश। जो मैकनेली पलटा, उसने देखा ज़ैक एरियस है, तो कहता है 1 फ्लैश, 3 फ्लैश। वो पिछले आवाज़ लगे 1 फ्लैश, उसने बोला 3 फ्लैश। अब दोनों आवाज़ें लगा रहे हैं, 1 फ्लैश 3 फ्लैश 3 फ्लैश। ज़ैक एरियस हंसता हुआ चला गया, 1 फ्लैश का नारा लगाता हुआ। जो मैकनेली हंस रहा है, 3 फ्लैश 3 फ्लैश, अपना शॉट ले रहा है। ये आलम है। उन्होंने, उनका अपना कोई टसल नहीं, वो जानता है कि उसकी वन लाइट की एक्सपर्टीज़ क्या है ज़ैक एरियस की। जो ज़ैक एरियस को पता है जो मैकनेली की क्या एक्सपर्टीज़ है, मल्टीपल लाइट्स की। हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ है ना। आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है, दुनिया के दूसरे लोगों की एक्सपर्टीज़ अपनी अपनी जगह पर है। आप किसी की एक्सपर्टीज़ के अंदर घुस नहीं सकते या वो आपके अंदर घुस नहीं सकते, लेकिन मसला है कि यहाँ पे लोगों की बात समझ में नहीं आती। यहाँ पे लोग सीखने के लिए अपना दिमाग खोलेंगे तो कुछ समझ में आएगा ना। वेडिंग 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 इज नॉट द एंड ऑफ द डे। ये इजी इनकम है। इन द एंड ऑफ द डे हमने कबर पे लेके जाना है पैसा है? कितने अरसे तक वो पैसा कमा के आप रखोगे यार? आपकी क्रिएटिविटी एक से एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगी और आप अपने आप को वेडिंग से पढ़ के नहीं है। मार्केट ऑलरेडी इस साल सारे फोटोग्राफर्स, वेडिंग फोटोग्राफर्स कह चुके हैं कि इस साल से वेडिंग में काम अब नहीं है, इट्स सैचुरेटेड, इट्स गोइंग टू बी फिनिश। अब क्या होगा अगले 2-3 साल में? क्या होगा? क्योंकि सारे लोग तो कूद रहे वेडिंग में, फिर क्या सर्वाइवल क्या होगा? उन लोगों को मैंने देखा है जिनको लिटरली कहना तो नहीं चाहिए कि दे कांट इवन होल्ड अ कैमरा प्रॉपर्ली एंड दे आर डूइंग अ वेडिंग फोटोग्राफी। वेडिंग फोटोग्राफर्स बहुत सारे अच्छे लोकल ही हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि जी वो बस उन्होंने अपना एक छाप बनाई है कि नहीं हमने इससे आगे जाना ही नहीं है। मैंने कराची के टॉप फोटोग्राफर्स हैं वेडिंग के, ना मैंने नाम लिया अभी तक किसी का, ना मैं नाम लूँगा। आप सारे फोटोग्राफर्स जो हैं उनकी वैरायटी देख लें कि वो कितने आप वैरायटी पे काम करते हैं, उनके काम में कितनी वेरिएशन है। वेडिंग के अलावा वो क्या काम करते हैं? मैं एक नाम लूँगा, गालिब हस्नैन। उनका काम देखिए, वेडिंग भी करते हैं, कॉर्पोरेट शॉट्स भी करते हैं, लैंडस्केप भी करते हैं, आर्किटेक्चर भी करते हैं। तारिक के आर्किटेक्चर भी करते हैं, वेडिंग भी करते हैं, कैंडिड शॉट्स भी करते हैं। काम में वेरिएशन है। इसरार शाह का आपने आधा काम देखा है, आधा काम तो आपने देखा ही नहीं है, तो मैंने देखा है। इसरार शाह का, उसके काम में बहुत वेरिएशन है। रिजवान है, उनके काम में बहुत वेरिएशन है। लेकिन कुछ फोटोग्राफर्स, वेडिंग फोटोग्राफर्स ऐसे हैं, मैं नाम अब नहीं लूँगा उनका, कि वो सिर्फ वेडिंग है, उनके पेज पे चले हैं, वेडिंग के अलावा कुछ नहीं, या वेडिंग या फैशन रैम्स, बस फैशन रैम्स पे 6 बंदे लाइन से यूँ करके खड़े हैं। अब 15-20 फोटोग्राफर्स मॉडल आई 15, दैट्स इट। अब क्या हुआ?
मॉडल लाइट चली गई, क्या वेरिएशन है? वो हवा से फूल पत्तियाँ होंगी, वो जब मॉडल की चेक सामने से गुजरेगी एक बहुत अच्छा बोके इफेक्ट आएगा, दैट्स इट। इसके अलावा क्या है? हमें आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप लैंडस्केप करते हैं ना तब आपको पता चलता है कि अगर आपने 30 सेकंड में आपने कैमरे से बैग निकाला उस वक्त तक सूरज डूब चुका है। 30 सेकंड में इंस्टेंट चीज़ें चेंज हो रही होती है, इंस्टेंट वेदर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? पोर्ट्रेट कैंडिड स्ट्रीट फोटोग्राफी है, लाइट अगर आपसे मिस हो गई, एक लाइट अच्छी है उसमें ह्यूमन एलिमेंट आया, वो मिस हुई, शॉट गया। मैं लास्ट मेरा इस वक्त जो मेरे फोटोग्राफी का जो पेज है उस पर जो कवर फोटो लगी हुई है, मैं बीच पे गया हूँ शॉट लेने, वो देखे वो बीच में 4 दरख्त देखे, उन 4 दरख्तों को मैंने देखा, मेरा बहुत अच्छा फ्रेम है, पीछे शिप भी है पानी में, मैंने उसको भी लोकेट कर लिया। अब मैं दुआ कर रहा हूँ यार कोई इंसान कोई गुजर जा भागते हुए, लिटरली मैं दुआ कर रहा हूँ। मेरे पास D700 जो कि 8 साल पुराना DSLR है और उस पर मैनुअल फोकस, तो 25 साल पुराना मैनुअल फोकस लेंस था, मैंने F22 किया। अब मैं बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा हूँ। इसको किस्मत कहते हैं, अगर आप मेहनत करें तो किस्मत भी आपका साथ देती है। लोग वहाँ से वॉक कर रहे थे, इत्तेफाक से सिर्फ एक बंदा मैंने देखा कि वो भागता हुआ आ रहा है, वो जॉगिंग कर रहा था। अब बीच के ऊपर शाम को 4 बजे जॉगिंग को कर रहा है, मैं परेशान, मैंने कहा यार ये बंदा बस भागता हुआ आ रहे फ्रेम के सामने से गुजर जाए, रुके नहीं। और मैंने गर्मी शदीद हो रही, मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया, गाड़ी में ऑलरेडी प्लेस कर चुका था, गेयर मैंने आगे पीछे किया। अच्छा मज़ा सीन ये हो रहा था, वो बंदा आ रहा है फ्रेम में, चारों दरख्त है और शिप भी चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ वो शिप दरमियान में हो, जितनी देर में बंदा आया शिप आगे हो गया, अब मैं गाड़ी को रिवर्स करूँ कि किसी तरीके से वो जहाज़ बीच में रहे। मैं रिवर्स करता जा रहा हूँ, कुछ 15 फीट मैंने गाड़ी रिवर्स करी है, जितनी देर में वो बंदा फ्रेम में आया। अब ये सारे काम मैं एक साथ कर रहा हूँ, करते करते वो इतनी देर में आया, मैंने फिर कर टाक 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 टाक, मैंने पूरा उसको कवर किया मल्टीपल फ्रेम्स में। अब उसमें से मैं चूज़ कर रहा हूँ कि बंदा फ्रेम के स्टार्टिंग में अच्छा था, बीच में अच्छा था या एंड में अच्छा था। अब मैं उसको एस्थेटिकली जो जहन मुझे कहता है यार शुरू में अच्छा लग रहा था, एंड में नहीं, तो ये चीज़ें फिर मैंने जज करी, फिर मैंने उसको अपलोड किया। ये चीज़ें मेहनत, वही वाली बात है, अगर आप सारी बार वेडिंग करते रहेंगे तो ये कैलकुलेशन आपको कख नहीं आएगी। वेडिंग की बात चली तो वेडिंग के अंदर वो कसूर वो बेचारे फोटोग्राफर्स का भी नहीं है, क्योंकि जितनी वेडिंग हो रही होती है वो एक ही पैटर्न पे हो रही है। सर वेडिंग में तो मैं ये कहता हूँ सेम सेट ऑफ पोजेस होते हैं, वो आपने हर ब्राइड और ग्रूम को करवाने होते हैं, कॉपी पेस्ट है सिंपल। अब वो अलग बात है कि वो जो आपकी जो सामने की जो फैमिली है वेडिंग की है उसकी, वो आपको कितना सपोर्ट करती है, तब कहीं जाके आप थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होते हो, वरना तो लिटरली घंटों घंटों आपके सिर्फ ये ज़ाया हो जाते हैं कि वक्त पे चीज़ें हो जाएं, वो बहुत बड़ी बात है। वक्त पे चीज़ें ना हो तो आपकी क्रिएटिविटी का खाक होगी। अच्छा सीधी सीधी बात है। अच्छा मुझे सिर्फ एक और एक चीज़ बताइए कि बीइंग अ फैमिली पर्सन किस तरह बैलेंस करते हैं, इफ़ यू वांट टू गो सम टू टेक सम शॉट्स, या कहा कि यार मैं वीकेंड पे ये फोटोग्राफी करूँगा या वर्कशॉप्स करूँगा, तो किस तरह बैलेंस करते हैं फैमिली और काम को? ठीक है, मेरी फोटोग्राफी की बहुत सवाल बहुत अच्छा है वैसे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार आप शादीशुदा बंदे कैसे मैनेज करते हैं। देखिए भाई, मेरी फोटोग्राफी की दुकान जो चल रही है उसमें आधे से ज़्यादा क्रेडिट बेटर आपको जाता है, क्योंकि शी अंडरस्टैंड्स माई नीड, और उसको वो उनको पता है कि अगर मैं फोटोग्राफी नहीं करूँगा तो ये आवाज़ वाला फैक्टर जो है ये मुझे ओवरकम कर लेगा डेफिनेटली। लेकिन मैं उसको बैलेंस करता हूँ। वीकेंड के 2 दिन होते हैं, जुमेरात के हम दुबई में होते हैं तो वहाँ जुम्मा हफ्ता छुट्टी होती है, इतवार से जुमेरात तक हम लोग काम करते हैं। तो जुमेरात की शाम 6 बजे से 7 बजे से हमारा वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं जुमेरात को रात को निकल रहा हूँ फोटोग्राफी के लिए, मुझे मिल्की वे का शॉट लेना है या मुझे सुबह सनराइज़ का शॉट लेना है, तो मैं जुमेरात की रात पर फेर करता हूँ। जुम्मे कर लिया, फिर जुम्मा हफ्ता फैमिली को देता हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी का पोर्ट्रेट करना है, मॉडल का शॉट करना है, वो फिर शाम को करना है मुझे, तो फ्राइडे को मैं कर लेता हूँ, तो फिर जुमेरात की शाम सैटरडे फैमिली को दे देता हूँ। या अगर सैटरडे को कर रहा हूँ तो जुमेरात की शाम
और जुमेरात की रात और जुम्मा फिर मैं फैमिली को दे देता हूँ। तो एक दिन फैमिली को, एक दिन ऑल्टरनेट, ये बैलेंस ऐसे करके चलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब चल रही है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल जो सोशल मीडिया का जो फैक्टर है, सोशल मीडिया का फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है टू प्रमोट योर सेल्फ? बहुत बहुत सोशल मीडिया इज़ द की। अगर सोशल मीडिया ही है जिसके ऊपर रहते हुए ये सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स चलते हैं, मैं खुद चल रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा हूँ। वरना बाबर सोलेन को अगर आप तो इंटरनेट हटा दें, सोशल मीडिया हटा दें, बाबर सोलेन को कौन जानता है? कोई भी नहीं। क्योंकि मैं शौकिया काम करता हूँ, मैं कमर्शियल अभी तक नहीं उतरा। मैं करता हूँ फ्रीलांस काम करता हूँ, लेकिन एक चंद लोग हैं जो मुझे जानते हैं बस, ठीक है। बट अल्टीमेटली ये सोशल मीडिया ने इतने यंग टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा एक रोल कर रहा है। तो इसमें उसकी इम्पोर्टेंस है। सोशल मीडिया की जब बात आती है तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर लोगों का ये होता है कि क्रिटिक्स जो है ना बर्दाश्त नहीं करते। मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। देखिए, मैं बहुत एग्रेसिव था अपने काम पे, मैं तनकीद बर्दाश्त नहीं करता था। ओपनली बोल रहा हूँ, मैं नहीं करता था। क्यों? उसकी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि जो लोग मेरे काम पे तनकीद करते थे ना, मैं पहले जाके, अब एक बंदे ने मेरी फोटोग्राफी पे तनकीद की, यार ये तो ऐसा शॉट है, इसको ऐसा होना चाहिए था। मैं रिप्लाई करने से पहले उसका काम जाके देखता था कि उसका अपना काम किस काबिल है। क्या वो इस काबिल है कि वो रिप्लाई करे ऐसा? क्या उसने इस टाइप का काम कभी किया है? इस टाइप के काम पे वो मेरे, जिस टाइप का काम है, क्या उसने उस टाइप का काम किया जिस पे वो रहते हुए जज कर रहा है? अगर वो ऐसा नहीं होता था ना, तो फिर मैं तो तलवार निकाल के शुरू हो जाता था फेसबुक पे ओपनली। मैं झूठ नहीं बोलता। फेसबुक पे जितने ग्रुप्स बने थे ना, उन ग्रुप्स पे जितने एडमिन हैं, आई एम श्योर सबको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। अब वो हंस भी रहे होंगे इसमें, आई डोंट केयर। वो जो एडमिन्स बैठे हैं ना, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप अगर मुझे, ये मुझ जैसे जितने और लोग हैं जो अपने काम पे तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है, क्या आपने हम जैसे फोटोग्राफर्स के लेवल पे रहते हुए कभी काम किया? आई एम श्योर आप जो एडमिन सुन रहे हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ और किन किन की बात कर रहा हूँ। और जिन्होंने काम किया हुआ है वो लोग हंस रहे होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरा इशारा उनकी तरफ नहीं है, ठीक है। और जो लोग हैं, जो यूज़र्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो तनकीद करते हैं, मेरा हमेशा से ही रहा है, क्या आपने मेरे लेवल पे रहते हुए काम किया जो आप मेरे काम पे तनकीद कर रहे हो? कभी आपने ज़िंदगी में रात को जाके सहरा में रात गुजारी है सुबह एक मिल्की वे शॉट लेने के लिए? क्या आपने रातों को ड्राइव 300 400 किलोमीटर ड्राइव करके, क्या आपने कभी सनराइज़ का शॉट लेने के लिए कभी गए हो इतनी दूर? कभी ऐसा किया है? सिर्फ एक शॉट लेने के लिए कभी तट ख्वारी की है? अगर नहीं की है तो यार आप इतनी बैठ के सोशल मीडिया पे क्यों बातें करते हो, क्यों तनकीद करते हो? अगर नहीं कर सकते तो अब जाके आई एम कूल। और ऑल्सो जाहिर सी बात है, मैंने ये चीज़ सीखी है और देख रहा हूँ कि यार ऐसे लोगों को जवाब देना बेकार, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, जिन्होंने खुद कभी काम नहीं किया इस लेवल पे रहते हैं, वो जवाब देना बेकार है। ठीक है, इट्स ओके। आपको मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा, फाइन, आप अपनी दुनिया में कुछ, मैं अपनी दुनिया में कुछ। मेरा काम, मैंने अभी ये चीज़ करता जा रहा हूँ, कर रहा हूँ कि भाई आपका काम को बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए, आपके काम को बोलना चाहिए। आप किसी, अच्छा मज़े की बात एक और, हमारे यहाँ लोगों को तनकीद करने का तरीका भी जाए लाना है, क्रिटिक्स करने का तरीका नहीं है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक किस्सा है, बताता हूँ। आई एम श्योर कि जब ये लाइव जाएगा तो जिनका शॉट था, जिन्होंने तनकीद की, दोनों हंसेंगे। एक साहब का शॉट है, बड़े मशहूर फोटोग्राफर है, उनका शॉट, एक लड़की बारिश में घूम रही, ठीक है, और उस लड़की का शॉट है, बारिश में घूम रही है, उसका बैग से शॉट लिया, शॉट बहुत कूल है, मुझे अच्छा लगा। एक साहब है, उन्होंने बोला तस्वीर को देख के, यार ये कोने में ये बोर्ड जो है ना, ये अगर नहीं होता तो अच्छा था,
अच्छा मेरी नज़र उस बोर्ड पे गई नहीं, मेरी नज़र तो लड़की की तरफ है, उनको पता नहीं वो कहाँ से बोर्ड देख के, अब वो कह रहे हैं यार बोर्ड डिस्ट्रैक्टिंग है, बोर्ड ही नहीं होता तो अच्छा होता। अब मैंने बाद में सोचा, मुझे हंसी भी आई, मैंने कहा यार इसका मतलब है कि हर बंदा हर इमेज को डिफरेंट तरीके से देखता है। मुझे वो बोर्ड मुझे उस तस्वीर का हिस्सा लगा। अगर आप एक तस्वीर के हिस्से को हजम नहीं कर सकते तो उसका मतलब है आप फिर काफ़ी सारी चीज़ों को हजम नहीं कर सकते अपनी रियलिटी में। अच्छा यहाँ पे क्रिटिसिज्म जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होती। क्रिटिसिज्म पता है किससे सीखा है? इफ्तिखार अहमद साहब, यार ही इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो कितने तमीज से चीज़ों को क्रिटिक करते हैं कि सामने वाले को बुरा नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ आप इफ्तिखार अहमद साहब से क्रिटिक्स लें अपनी तस्वीरों के ऊपर, बहुत बहुत ही प्यारे तरीके से वो बंदा समझाता है। वो खुद डॉक्टर है लेकिन वो जिस तरीके से समझाते हैं मज़ा आ जाता है, मतलब बंदे को बुरा भी नहीं लगता, बंदा सीख भी लेता है। हुनर है, समझाना भी हुनर है, तस्वीर देखना भी हुनर है। ये बात मैं फेसबुक पे बोलता रहता हूँ, तस्वीर देखना भी एक हुनर है। मेरा एक शॉट है, वो एक डांसर है, लड़की डांस कर रही है और वो सीढ़ियों से शॉट लिया है मैंने, उसमें बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ है क्योंकि उसको से लाइट आ रही है। मैंने वाइट बैलेंस को चेंज करके उसको ब्लू किया, मैंने फ्लैशेस लगा के स्टेयर्स को हाईलाइट किया, मॉडल को मैंने अलग से हाईलाइट किया फ्लैश लगा के। वो जो तस्वीर ऑन एयर गई है, सोशल मीडिया पे गई है, एक और फोटोग्राफर है, पहला कमेंट किया यार बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है तो उसको बंद कर ले। मैंने सर पीट लिया, मैंने कहा यार मैं इस बंदे को गालियाँ दूँ, क्या करूँ मैं इसका। मैंने जानबूझ के लाइट दरवाज़ा खोला है, वाइट बैलेंस चेंज किया है कि वो ब्लू हो जाए, मतलब होता है यार, क्या बोल सकते हैं आप। इसका मतलब है कि उस बंदे ने कभी पोर्ट्रेट किया ही नहीं है, उसने कभी फोटो जर्नलिज्म की तरफ देखा ही नहीं है, उस पर तो ये फैक्टर बड़े अहम होते हैं, बहुत अहम होता है लाजमी, तो बहुत अहम होता है, बहुत अहम होता है। अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट सिर्फ एक दो और क्वेश्चन हैं फिर इंशाल्लाह रैप अप करेंगे। एक दो चीज़ें ये कि जो सबसे ज़्यादा आजकल जो एक फैक्टर है हमारे यहाँ वो ये है कि सेल्फ लर्निंग ज़्यादा अच्छी है या फिर कोई फोटोग्राफी प्रॉपरली जाके सीखी जाए। देखिए इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा, मैंने वर्कशॉप करा रहा हूँ, पिछले हफ्ते वर्कशॉप कराई, अभी भी आज करा रहा हूँ, कल भी एक है। पिछले हफ्ते वर्कशॉप कराई थी और आज भी मैंने जो वर्कशॉप कराई उसमें मैंने एक बात बोली है, मैंने कहा यार देखो आपने मुझे जो वर्कशॉप के पैसे दिए हैं ना वो इसके नहीं दिए कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मेरे पैसे उस चीज़ के नहीं है, मेरे पैसे उस वक्त के, जो वक्त लगा के मैंने वो चीज़ खुद सीखी है। वो काम आप खुद भी कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, आपने वो चीज़ खुद नहीं सीखी, वो चीज़ मैंने खुद सीखी है, मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया, उसको कैपिटलाइज किया, सीख ली। अब आप बोले यार हमें भी सिखा दो, तो भाई ठीक है आप पैसे दो, ले लो, सीख लो, आप खुद भी तो कर सकते थे, आपने क्यों नहीं की। मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो इंटरनेट पे जाके सीख लो, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। तो जो सेल्फ लर्निंग है इट्स देयर, कोई करने को तैयार नहीं है। लोग समझते हैं कि यार वर्कशॉप ले करेंगे, आई एम सॉरी बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी, मैं खुद वर्कशॉप करा रहा हूँ लेकिन मेरी वर्कशॉप में जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो पाकिस्तान में कोई चीज़ कोई भी नहीं बता रहा। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं अपनी वर्कशॉप में जो चीज़ बता रहा हूँ पाकिस्तान में वो कोई चीज़ कोई बंदा नहीं बता रहा, गारंटीड। आपको यकीन नहीं आ रहा, जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप अटेंड की है उनसे जाके पूछ लो, उनके नहीं, जो सिंसियर है, जो सिखा रहे हैं, उनके काम को आप देख लो कि उनका काम कैसा है, ठीक है, जो सिखा रहा है उसके काम को देख लो, बस इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बोल सकता। आप जब उनके काम को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो खुद कितने पानी में, सिंपल, ठीक है। एक बंदा अगर कोई सर्टिफिकेट लेके सिखा रहा है, ठीक है, आप उसके काम को भी देखो। एक बंदा जो सर्टिफिकेट नहीं लेके भी सिखा रहा तो जिसने सेल्फ लर्न किया है आप उसके काम को भी देखो और दोनों के काम में वेरिएशन देखो कि किसका काम ज़्यादा आँखों को अच्छा लगता है, किसके काम में ज़्यादा सीखने का मौका है, किसके काम में ज़्यादा
आपको लर्निंग नज़र आ रही है, आप उससे सीख लो। टोटली एग्री। इससे ज़्यादा मैं ना किसी की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं किसी की अच्छाई कर रहा हूँ। मैं एक आपको बेस बता रहा हूँ कि आपको जो भी शिकारी की बात करता है ना, आप सिर्फ ये देखो कि उसने खुद कितना तीर मारा हुआ है। आप लोग खुद जज कर सकते हो, सीधी सी बात है। आप लोग जब तक खुद जज नहीं करोगे तो लोग ये कहते हैं यार हमें पता नहीं है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। यार आपकी आंखें हैं, आप रोटी खाते हो, रोटी को आपको तरबूज तो नहीं कहते ना, रोटी को रोटी कहते हो ना यार। आपको पता है कि पिज़्ज़ा हट का अच्छा है या फलाने जो गली के किनारे पे दुकान खुली है पिज़्ज़ा की उसका अच्छा है कि नहीं? शायद आपको गली के किनारे वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा बनाता हो पिज़्ज़ा हट के मुकाबले में। आप जावेद नारी के बजाय कहीं और की नारी आपको अच्छी लगती हो। खाने पीने के मामले में जब आपके पास इतनी तमीज़ है कि फलानी जगह की जो शॉप है, फलानी जगह का जो खाना है वो अच्छा है, तो आपको इतनी तमीज़ भी होनी चाहिए कि आप एक अच्छा इंस्ट्रक्टर को पहचानें। बात खत्म। सिर्फ अब आखिरी क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि जो हमारे जितने नए लड़के आ रहे हैं फोटोग्राफी सीखने के लिए, नॉट इन फोटोग्राफी, कोई भी फील्ड हो, किसी किस्म की कोई भी फील्ड हो, उनको आप मैसेज क्या दोगे? जो नए लड़के आ रहे हैं उनसे मेरी सिंपल से रिक्वेस्ट है, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, वो अपने वालिदैन का पैसा खर्च ना करें। अगर आप लोगों को जो चीज़ सीखनी है वो जाके सीखें। अगर आप नहीं सीख सकते तो फ्रैंकली अपने वालिदैन को कह देंगे मैं ये नहीं सीख सकता। पैसे ज़ाया ना करें, पैसे ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि आज ही मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल देखा है टेक जूस पे जाके जो कॉर्पोरेट इदारे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन लोगों से जो है वो पोल किया है। पोल करने के बाद जो रिज़ल्ट सामने आया है, ये रिज़ल्ट काफ़ी अलार्मिंग है। वो यूनिवर्सिटीज़ किसी का नाम नहीं ले रहा, जो सिखा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जैसा भी है, जो भी है, उनका अपना फेथ है। उनका कहना ये है कि 76% जितने बच्चे ग्रेजुएट होके आगे जा रहे हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट लर्निंग व्हाट दे वांट टू लर्न। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, आपको देखिएगा। बाकायदा जो फैक्ट्स आई हैं ना, आप खुद देख के सर पकड़ लोगे कि ये वाकई हमारे साथ हो रहा है एजुकेशन। हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। ये ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हो रहा है ये, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, मेडिकल हो, ये हो रहा है। देखिए, मैं एक बहुत स्ट्रगल बैकग्राउंड से आया। मेरा इतना स्ट्रगल बैकग्राउंड था, मेरे पास स्कूल कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे। और मैं सुबह स्कूल में पढ़ाता था क्योंकि मेरी क्लासेस यूनिवर्सिटी की दोपहर में होती थी। सुबह 8 से 12 बजे तक मैं ये स्कूल में पढ़ाता था, 12:30 से 6 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ता था, 6:30 से 7 तक मैं ऑटो कैड का इंस्ट्रक्टर था यूनिवर्सिटी रोड पे। 8 बजे एक ट्यूशन पढ़ाता था, 10 बजे एक ट्यूशन पढ़ाता था और 11 बजे घर जाके सोता था। ये मेरा रूटीन था 2 साल तक, यूनिवर्सिटी के 2-3 साल तक। प्राइवेट ट्यूशन्स 14 साल तक पढ़ाएंगे, स्कूल में भी रहते हुए, यूनिवर्सिटी में भी रहते हुए और जॉब पे भी रहते हुए 14 साल पढ़ाया है मैंने बच्चों को। तो शायद मैं जो समझाने का स्टाइल है, मैं शायद लोगों को इसलिए समझ में आ जाता है फोटोग्राफी में। मैं जो इंस्ट्रक्टर हूँ, सिखाता हूँ, मुझे शायद इस वजह से समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी बंदे को समझ में नहीं आ रहा तो किस तरीके से उसको समझा रहा है। शायद उसके पीछे मेरा ही टीचिंग है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मेहनत, आप मेहनत करेंगे ना किसी भी चीज़ में, वो कभी ज़ाया नहीं जाती, कभी ज़ाया जाती नहीं है। मेरा भाई, हम दोनों का ईमान है कि हार्ड वर्क आप किसी भी फील्ड में करोगे वो ज़ाया नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक मुहावरा है चाइनीज़ का, वो फिल्म में भी आया था, लेकिन वो बहुत फिट मुहावरा है कि वो कहता है, वो मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। आई एम श्योर मैं बोलूँगा तो आप जान जाएंगे किस मूवी का है। वो बंदा कहता है कि यार मुझे आपके उन 1000 दाव से
डर नहीं लगता कि जिसकी आपने एक दफ़ा हाँ, वो बेसिकली वो ब्रूस ली का है, वो कि अगर जो वो शख्स जो एक दिन में 1000 दफ़ा अगर किक वो प्रैक्टिस नहीं करता या प्रैक्टिस मारता हो, और वो शख्स अगर जो एक वही किक 1000 दफ़ा करे, उस वो ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू 10,000 किक्स वो एक दिन में करे। आप एक कोई काम आप फॉर एग्जांपल आप पौधों में पानी डालने का काम है, अगर आप सारे 1-2 साल तक सिर्फ वही करते रहेंगे, आप इतने चैंपियन हो जाएंगे। आपको पता होगा कि किस वक्त पौधों में पानी डालना है, किस वक्त वो ज़्यादा पानी जस्ट करके वो निकलेंगे, कौन सा टाइम बेस्ट है, किधर कैसे कटिंग करनी, कैसे उनकी सफाई करनी है। लेकिन अगर आप महीने में एक दफ़ा करेंगे, साल में एक दफ़ा करेंगे, डोंट नो एनीथिंग। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप वो एक जनरा में करें, मल्टीपल जनरा में करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। हार्ड वर्क इज़ द की। आप वो हार्ड वर्क आप एजुकेशन में करें या आप फोटोग्राफी में करें, आप पौधों में पानी डालने से करें, आप गाड़ी चलाने से करें, आप जूते पॉलिश में करें, किसी में भी करें, आप हार्ड वर्क जब तक करेंगे नहीं, यूजलेस। पैसा आप माँ बाप का फेंक रहे हैं, फेंकें, बेचारे वो रोएंगे, आप क्योंकि आप उनकी औलाद हैं, वो रोएंगे। फिर आपने उनको कवर भी तो करना है कि आपने सारी उम्र माँ बाप का पैसा खा रहा है, उनका कभी ख्याल नहीं रखना आपने। मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं आई डोंट नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ, लेकिन आई हैव सीन अ वेरी टफ टाइम, और उस टफ टाइम से मैं जैसे गुजरा हूँ मैं जानता हूँ। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे पास तो पैसे नहीं होते थे कि हम चाय में दूध डालने के लिए दूध खरीद के लें, तो दूसरे टुकड़े बेच के मैं मतलब आई बिन थ्रू दिस, दूसरे टुकड़े बेच के हमने पैसे लिए और उस समय दूध लेकर आया कि शाम की चाय पी लो। हमारे पास क्रीम, लोग डीवी और डिफरेंट क्रीम लगाते हैं, ठीक है, फेस वॉश और ये डिफरेंट क्रीम्स लगाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते थे सर्दियों में, तो हमारी अम्मा क्या करती थी, कोपरे का 1 पाव तेल लेती थी और एक मोमबत्ती लेती थी 1 रुपए की, उसको चूल्हे पे गर्म करती थी, बस वही क्रीम होती थी हमारी। कोपरे का तेल और एक मोमबत्ती, उसको चूल्हे पे पिघलाया, रख दिया, जम गई, वही क्रीम थी हमारी। हमने सर्दियाँ कई सर्दियाँ उसको लगा के गुजारी हैं। अब बोलो किसी को, लोग हंसेंगे। आजकल के लोग लिटरली आजकल के जितने बच्चे हैं वो उनको शॉर्टकट चाहिए। सर मैंने जब टेलीकॉम की जॉब कर रहा था, मैंने ड्रेस पैंट्स पहन के, अच्छी वाइट शर्ट्स पहन के, मैं 30-100 मीटर के टावर चढ़े, बगैर बेल्ट बांध के टावर चढ़े, काम सीखने की वजह से। और मैंने माइक्रोवेव लगाए अपने हाथों से, 16-17 नंबर का स्पैनर मैं अपनी ड्रेस पहन डालता था, टावर चढ़ता था, माइक्रोवेव अलाइन करता था, खुद अपने हाथ से किया मैंने। अब मैं किसी को बोलता हूँ ना, किसी इंजीनियर को कि कभी टावर चढ़े हो तुम, हैरत से क्यों करके देगा, हम तो नहीं, ये तो रिवर की जॉब है। मेरे टेलीकॉम फ्रेंड जो फेसबुक पे, वो पता है, वो जानते हैं कि हाँ मैंने उनके साथ कितनी ख्वारी उठाई है। हमने टावर 100 मीटर के टावर चढ़े एक दिन में 2 दफ़ा, 100 मीटर का टावर एक दिन में 2 दफ़ा। आप चढ़ के आने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप नीचे भी आ जाए। मैंने जिस बात में आके 2 दफ़ा चढ़ गया था, काम करने का शौक था, सीखने का शौक था, कर लिया। वेरी फ्रेंकली, काम वो करो जिसमें आपको वाकई मज़ा आता हो, जो आप शौक से काम करें। सीधी सी बात है, अगर आप वो काम कर रहे हैं जो फोर्सफुली कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें हमारे वालिदैन का भी बहुत बड़ा कसूर है कि वो अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत कर देते हैं अपने बच्चों को, जी तुमने बड़े होकर यही करना है। अब वही नहीं पता कि बड़ा होने के बाद उसका माइंड अगर चेंज हो जाता है या उसको पास अगर कोई और चीज़ मिल जाती है, कोई और फील्ड को एक्सप्लोर कर लेता है, तब क्या करेगा वो। देखिए जो है, जिस फील्ड में आपको अच्छा लग रहा है कि आप उस फील्ड में हैं, आपको वो अच्छी लग रही है, करें। चीज़ों को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लेजर, इट वाज रियली प्लेजर आपसे मैं। और भी मुलाकात रहेगी, मेरे ख्याल से आप शायद आप जा रहे हैं। हाँ बस 2-3 दिन के बाद फिर रवानगी है। टारगेट दिसंबर है, लेट्स सी दिसंबर में आए तो, लेकिन वो ज़रा फैमिली ट्रिप है, तो देखते हैं, अगर कुछ हुआ वर्कशॉप का कुछ सीन हुआ तो देखेंगे। लेकिन अब मैं फ्रेंकली मैं बहुत डिसहार्ट हुआ इस दफ़ा आके, क्योंकि यहाँ पे मैं मेरे डिसहार्ट पिछले 2-3 दिन से था, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एटीट्यूड लोगों का देखा है कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ वर्कशॉप करा लिए तो बाकी लोग जो है बोले यार बाबर साहब से ज़रा हल्का हाथ रखना कि वो आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ वर्कशॉप करा रहे हैं। कम ऑन,
मेरा ना पहले कभी कोई इंटेंशन थी ना अब है, मैं सिर्फ सिखाने के लिए हूँ, सिखा रहा हूँ। मुझे ना पहले कभी पैसे से था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ोटोग्राफी से ज़्यादा कई गुना अच्छी मेरी जॉब है, ठीक है। अगर पैसे का होता ना मैं कहीं और होता, ठीक है। पैसा आप इट्स नॉट एवरीथिंग इन द एंड ऑफ द डे। ये चीज़ आपको उस वक्त समझ में आएगी जब आपके पास पैसा आ चुका होगा और जब आप काफ़ी चीज़ें अपनी खो चुके होंगे उस पैसे के चक्कर में, तो सब ये चीज़ समझ में आएगी आपको। अभी नहीं आ रही। अभी आप पैसे कमाने के चक्कर में वेडिंग कर रहे हो, करते रहो। आज से 5 साल बाद जाके 10 साल बाद जाके आप सर पकड़ के रोओगे आप सब लोग जो वेडिंग कर रहे हो कि यार हमने तो वेडिंग के अलावा कुछ किया नहीं। अब उसको आपको सब एहसास होगा। सेकेंडली कि मैं ये वर्कशॉप अभी आके मैं कराने आया हूँ, उसके बाद जो मैंने यहाँ फीडबैक देखा लोगों का कि लोग जो हैं उनको रमज़ान ट्रांसमिशन में फ्री बाइक्स ले लेके हराम मुँह को लग गया और वही सब चाहते हैं कि हर चीज़ फ्री में मिल जाए। अगर मैं वो खुल के बोलूँ, फ्री में तो आप पैदा भी नहीं हुए, ठीक है। आपके फादर ने हॉस्पिटल के बिल दिए तब तो आप बाहर आए हॉस्पिटल से, ठीक है। तो फ्री में तो कुछ भी नहीं होता भाई, फ्री में तो आप दफन भी नहीं होते हो। 1-1 लाख तक कब्रों की वो गई है पेमेंट्स। जब पिछले साल जब हीट स्ट्रोक आया था, जब कितने 500-6 हज़ार लोग मरे थे, वो सब तो दफनाने के लिए भी मुंह मांग के लोग पैसे मांग रहे थे घोरकर। तो भाई ना पैदा होना आसान है ना मरना आसान है। जब आप पैदा भी फ्री में नहीं हो सकते और मर भी फ्री में नहीं सकते ना, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको फोटोग्राफी भी फ्री में सीखने को मिलेगी। फ्री में पिज़्ज़ा खा के दिखा दो, फ्री में पान खा लो, कोई खिला देगा दोस्तों, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको फ्री में कोई चीज़ आपको मिलेगी। तो ये हार्डकोर फैक्ट्स है, ठीक है। अगर कुछ सीखना है तो यू हैव टू पे समथिंग। वर्कशॉप्स हैं, आप वर्कशॉप जो करा रहा है उसके बैकग्राउंड को देखो, उसके काम को देखो, उसकी हिस्ट्री को देखो, उसकी शख्सियत को देखो कि वो कितना सिंसियर है। क्या वो 24 घंटे ही हू हा बंदर की तरह कर रहा है सोशल मीडिया पे, या वो सिंसियरली आपके हर सवाल का जवाब दे रहा है। ये चीज़ें आपने एनालाइज करनी है। तो पैसा आपका है, हमारा नहीं है। ये बात मैंने अभी बोली थी ना कि आप मेरे वर्कशॉप करा रहा हूँ तो आपने मुझे जो पैसे दिए ये इस चीज़ के नहीं है कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये उस वक्त के पैसे जो मैंने सर्व किए उस चीज़ को सीखने में। वो आप भी कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। तो ये फैक्ट्स हैं। दिमाग को खोलें और मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है। बात ख़त्म।